हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ए के फॉर स्टडी में। तो क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन के चैप्टर के जितने सारे ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन बन सकते थे सभी के क्वेश्चन आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगा। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका जो आने वाला बोर्ड एग्जाम 1 दिसंबर में होने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आप सभी को देखने को मिलेगा। और यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लास 10 साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स के पार्ट से लिए है, प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन का चैप्टर है। तो देखिए फर्स्ट पहला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो जल, कांच, प्लास्टिक, कौन सा होगा, मिट्टी। यदि आप लोग किसी का आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। यदि किसी उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसका जो फोकस दूरी 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर होगा। तो क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो उत्तल लेंस के सामने कहाँ, अनंत पर रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, अगर किसी भी सवाल को लेकर कोई भी अगर टेंशन रहे, कोई भी किसी भी प्रकार से डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दूंगा। तो देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समवत है, यानी कि किसी भी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां कितना दिया है, -15 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा होगा, कौन दर्पण किस प्रकार का लेंस होना चाहिए। तो दोनों के दोनों क्या होगा, अवतल होगा, क्योंकि माइनस दिया है -15 तो अवतल हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, इस टाइप का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है दोस्तों, 2 नियम होता है, 2। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 1 2 3 4 1। तो कितना होता है, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखिए सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, मतलब छोटी चीज़ों को देखने के लिए, बहुत ही छोटे सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है। और हम लोग जानते हैं कोई भी छोटा चीज़ को अगर देखने के लिए कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस में ही छोटा चीज़ को हम लोग बड़ा करके देख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, माध्यम के अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है। म्यू इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, साइन आई बाई साइन आर होता है, स्मॉल आर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, भले ही ये वीडियो आप सभी के लिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको कोई भी और क्वेश्चन करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा ये वादा है, क्योंकि इसमें जितना भी हम लोग 69 टोटल ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी है तो काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्पफुल होगा। इस चैप्टर से आपको एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, जितना भी आएगा सब इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस किस प्रकार से होता है, सभी जगह पर समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर ज़्यादा मोटा, या फिर किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल लेंस होता कैसा है, चलिए फोटो बनाते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, यानी कि किनारों की अपेक्षा, देखिए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके लिए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, यानी कि आवर्धन का सूत्र पूछा है। तो इस प्रकार से जो रिलेशन वाला सूत्र होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो m अवतल लेंस का m इक्वल टू वी बाई यू हो जाएगा दोस्तों, आवर्धन क्या हो जाएगा, m इक्वल टू वी बाई यू, ऑप्शन डी याद रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर, गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। देखिए फोकस अंतर को क्या, एफ, यानी कि एफ और आर के बारे में इसका जो रिलेशन पूछा है, तो आर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 2f होता है, आर इक्वल टू 2f, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका रिलेशन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। देखिए इस प्रकार से एक अभिलंब, इसको बीच वाला को अभिलंब, इधर से आपतित किरण और यहाँ से जाता है परावर्तित किरण, यहाँ से परावर्तित, यहाँ आपतित। तो देखिए परावर्तित किरण को ही निर्गत किरण कहा जाता है, यानी कि ई दोनों के बीच जो कोण बनता है इस कोण को क्या कहा जाता है, तो इस कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा इसके लिए, परावर्तन कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो 1 मीटर है तो 1 मीटर बराबर 1 डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर बी 1D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो वस्तु कहाँ स्थित होगा कि सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच रहेगा तभी ऐसा पॉसिबल है। तो चलिए अगर किसी भी इसको पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि दर्पण सूत्र, दर्पण से रिलेटेड, लेंस के रिलेटेड जितने सारे फोटो वाला जो क्वेश्चन आता है आपको प्रतिबिंब से लेकर, इसका एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा सब्जेक्टिव वाइज, उसमें पूरा समझा के। तो देखिए अभी आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, आपको टाइम बहुत कम है, इसीलिए पूरा डिटेल में नहीं जाते दोस्तों। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी प्रकार से सारे विषय का जो कि जितना सारा सब्जेक्ट का सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक फैला दीजिएगा ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो देखिए किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, तो ये होता है दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा। तभी तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, ताकि पीछे वाला जो दृश्य होता है वो एकदम बिल्कुल छोटा, मतलब बहुत बड़ा चीज जो छोटा जगह में दिख जाए या साफ साफ दिख जाए, ताकि कोई खतरा अगर पीछे से आएगा, कोई दूसरा वाहन आएगा तो हम लोग उससे बच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, क्योंकि इसमें सीधा और छोटा बनता है, बहुत बड़ा दृश्य को हम लोग छोटे में देख सकते हैं। अवतल दर्पण क्या है, देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, याद रखिएगा अवतल दर्पण क्या होता है, अभिसारी। तो 16 नंबर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी कि उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा। देखिए उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो काल्पनिक होगा एवं छोटा होगा, मतलब छोटा बनेगा लेकिन काल्पनिक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि दर्पण से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जितने भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, जिस प्रकार से पूछ सकता है, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में ले लिए हैं, तो सभी आप के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग अवतल दर्पण से प्राप्त कर सकते हैं, तो अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब किसमें बड़ा बनेगा और वास्तविक भी बनेगा, तो ये होगा अवतल दर्पण में ही होता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। और हाँ दोस्तों, जो भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में है तो आप लोग को इस वीडियो को देख लीजिएगा अंत तक, और आपको इंग्लिश क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरा जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको ये सारे के सारे प्रश्नों को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए क्योंकि इस पीडीएफ में उतना पॉसिबल नहीं हो पाया था, इसको हम किसी तरह से बना दिए, ज़्यादा टाइम नहीं था। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो ये काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है, ए नंबर याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन 22 देखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है या औंधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये उत्तल दर्पण में। छोटा की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण, बड़ा तो अवतल दर्पण, इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी किस दर्पण की धनात्मक ली जाती है और होती है, तो ये उत्तल दर्पण की होती है, अवतल दर्पण की माइनस होती है।
यानी कि ऋणात्मक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के जो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? यदि इसका आंसर जानते हैं कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 26, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हजामत मतलब हजामत बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वो कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उपयुक्त तीनों? तो हजामत बनाने के लिए किया जाता है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी से याद रखिएगा। सोलर कुकर, देखिए सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल अवतल दोनों का। तो सोलर कुकर जो होता है इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो हमेशा अवतल दर्पण, इसे आप लोग टिक मारिएगा। क्योंकि देखिए जब सोलर कुकर के अंदर ऊपर में जो सोलर प्लेट लगा रहता है तो सूर्य का रोशनी जैसे ही उस पर पड़ता है तो उसे पूरा फैला देता है। हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या करता है, लाइट को एक जगह पर नहीं रखता, उसको पूरा फैला देता है। तभी ही तो गाड़ी के जो हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि वो लाइट जैसे जलता है पूरा रास्ते पर फैला देता है। तभी हम लोग पूरा रास्ते पर कवर कर लेते हैं कि कहाँ क्या है, पत्थर वगैरह सब कुछ देख सकता है। रात में भी गाड़ी चलाने का पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि रात में अवतल दर्पण गाड़ी के हेडलाइट में लगा रहता है। तो याद रखिएगा सोलर कुकर या फिर गाड़ी के हेडलाइट में भी तो अवतल दर्पण, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया। देखिए सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह क्या होती है? तो ये अवतल दर्पण होती है, ऑप्शन नंबर बी। 28 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखिएगा। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, यानी कि कौन सा दर्पण यूज करता है, क्या प्रयोग करता है? तो 29 का क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। तो क्या अवतल दर्पण का जो डॉक्टर भी कान, नाक वगैरह चेक करने के लिए जो यूज करता है वो अवतल दर्पण का ही यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 30, पानी में डूने एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 31, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हम लोग अभी कुछ देर पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन को देखे तो उसमें क्या था, इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। इसका क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा। उत्तल लेंस में क्या इसे बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकस पर रहता है, फोकस अंतर से कम दूरी पर रहता है या अनंत पर रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं इसका कमेंट में देखूंगा कि कौन सा विद्यार्थी इसका आंसर किया है। 33 देखिएगा। लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता हम लोग किसको कहते हैं? लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 का आपका ऑप्शन नंबर सी, फोकस दूरी की व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2F के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर बड़ा और वास्तविक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखिएगा। दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या समतल दर्पण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गोलीय लेंस होगा। दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष मतलब निकट की जगह को नहीं देख पाएगा, दूर के देख पाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष की पूछा जाए तो अवतल लेंस, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, ऋणात्मक, या कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऋणात्मक ली जाती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। क्योंकि प्रत्येक लेंस का जो वक्रता केंद्र दोस्तों दो होता है, क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है। इसका क्या कारण है? इसका रीजन पूछा है। तो इसका जो रीजन हो जाएगा
ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। लेंस की दो वक्र सतहें होती है, जिसके कारण से लेंस के दो वक्रता केंद्र भी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। जैसा कि हम लोग पहले ही एक क्वेश्चन में देखे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच जो रिलेशन क्या होता है दोस्तों, R=2F होता है। इस जो रिलेशन वाला जो दर्पण सूत्र वगैरह जितने भी रिलेशन है सभी को याद रखिएगा, R=2F। तो यहाँ पर फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या पूछा है, R पूछा है। तो R= क्या आ जाएगा, 2 × 10 कर देंगे, यानी कि 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, इसे याद रखिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन हिंदी का जितना सारा ऑब्जेक्टिव है सभी के सभी देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बार बार आ रहा है। देखिए 40 नंबर देखिएगा, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। यदि किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, R=2F होगा। तो फोकस दूरी पूछा है तो F= क्या होगा, R/2। दैट मीन्स 28 को अगर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 41, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के फोकस पर, या दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है तो लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई तो लेंस की फोकस दूरी क्या होना चाहिए, तो लेंस की फोकस दूरी जो होगा वो इसको निकालने के लिए होगा, निकालने वाला फार्मूला भी है फोकस दूरी निकालने के लिए। तो 42 का क्या हो जाएगा आंसर, सी 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि फोकस दूरी हमेशा उसका आधा होता है, किसका, वक्रता त्रिज्या का। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता पूछा है। देखिए फोकस दूरी, लेंस की जो क्षमता होता है 1/20, यानी कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है दोस्तों 1/f। तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में हम लोग निकालते हैं तो ये 1/f, और f का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन मीटर में लिया जाता है ऑलवेज, तभी ये डायोप्टर में कहलाता है। तो 1/20, तो यहाँ पर अगर x करेंगे तो इसको काटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी +5 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का कौन सा उदाहरण, ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबक की तरंग, परावैंगनी तरंग। प्रकाश तरंग कैसा है, तो इसका जो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, परावैंगनी तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है, तो परावैंगनी तरंग, याद रखिएगा। 45 देखिएगा, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अपसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है, अभिसारी लेंस की बात किया जाए तो अवतल लेंस कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। 46 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, गोली दर्पण का धारक कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं R=2F, तो फोकस दूरी F= क्या होगा, R/2। दैट मीन्स 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका आंसर, 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब हमें का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी दोस्तों, 48 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर भी हो सकता है, बाहर की ओर भी हो सकता है, तो इसीलिए अंदर या बाहर की ओर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, वो गोली दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, मतलब उस जो अंदर की ओर वक्रित रहता है उसे कौन सा दर्पण कहा जाता है। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। जी हाँ, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, वो गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है, ये उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण।
चलिए 52 देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो ये जो निरूपित किया जाता है सी से किया जाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। 53 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या कहलाता है? तो आवर्धन का जो एसआई मात्रक कुछ नहीं होता, क्योंकि m इक्वल टू वी बाई यू जानते हैं, और v बाई यू, तो यानी कि मात्रक जो है कट जाएगा, तो मात्रक विहीन, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 55, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है दोस्तों? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 56, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो सीधी रेखा को वक्रता त्रिज्या, मुख्य ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए 57 देखिएगा दोस्तों, एक मिनट, थोड़ा सा पीडीएफ पीछे चला गया। जो क्वेश्चन है 57 हम लोग देखेंगे अब। 55, 56, 57 देखिए यहाँ आ गया। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? तो दर्पण का ये दारक कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये पहले ही बता दिया, अवतल दर्पण, इसे याद रखिएगा, क्योंकि लाइट को ये फैला देता है पूरा राइट रोड में, जिसके कारण से इसका यूज किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी जानते हैं इसका उत्तर, ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है लेंस, दर्पण, वक्रता त्रिज्या या वक्रित, क्या कहलाएगा? ये 60 का क्या होना चाहिए इसका आंसर? ये लेंस कहलाता है, क्योंकि लेंस, उत्तल लेंस इस तरह का होता है, और जो अवतल लेंस होता है दोस्तों वो इस तरह का होता है। इसे याद रखिएगा, दोनों तरफ से घेरा रहता है। 61, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। जी हाँ, लेंस का दो वक्रता केंद्र होता है। 62, लेंस के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस के जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, याद रखिएगा, इसे डी से डिनोट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, ऋणात्मक और भी दोनों। तो उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो धनात्मक होता है हमेशा, वो अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। एक मिनट दोस्तों, पीडीएफ थोड़ा क्वेश्चन फिर पीछे चला गया, हम लोग देख रहे थे 64, 65 देख लिए। एक मिनट, ये पीडीएफ थोड़ा सा बना, बहुत जूम हो गया। 57, 56, 64 देख लिए। 65, प्रकाश गमन करता है, देखिए 66, प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश गमन करता है वो सीधी रेखा में, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब हम लोग। पीडीएफ क्यों पीछे हो जाता है भाई? चलिए एक मिनट, क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कितना दोस्तों, पीडीएफ पीछे चला गया। एक मिनट, इस पर हम लोग आ रहे हैं। 43, 57 देख, 67 होगा, 67 कहाँ पर? हाँ देखिए 67 आ गया। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहलाता है, क्योंकि प्रकाश का स्रोत रहेगा तभी प्रकाश निकलेगा, अन्यथा नहीं। 68, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो प्रकाश के जो किरणों के समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है, याद रखिएगा, किरण पुंज। नेक्स्ट सवाल, जो कि लास्ट सवाल है आज की इस वीडियो का, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, किरण पुंज, फोकस, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो कि आप सभी विद्यार्थी इसका कमेंट में दीजिएगा, क्या इसको पता है? जो कि प्रकाश से, मान के चलिए एक टॉर्च है और एक टॉर्च से इस प्रकार से लाइट निकल रहा है, तो ये जो रे निकलता है इसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका उत्तर आप लोग इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होने वाला है तो कमेंट में बताइएगा। और साथ ही में इस चैनल पर अगर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का आपको हेल्पफुल वीडियो के साथ साथ हर एक प्रकार के अपडेट भी दिया जाता है इस चैनल के द्वारा।
और इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ का आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जुड़ जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।